हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का जियोग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम चैप्टर 8 को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम जो चैप्टर है हमारा वो परिवहन एवं संचार के बारे में है। यानी वर्ल्ड की परिवहन एवं संचार व्यवस्था के बारे में, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। और इससे प्रीवियस सेशन में हमने सड़क मार्ग को, जो सड़क परिवहन व्यवस्था है विश्व की, उसके बारे में डिस्कशन किया था। और आज हम रेल मार्ग से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और हमारी जो बुक है वो ह्यूमन ज्योग्राफी की है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, 12th क्लास की एनसीईआरटी, उसका चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। तो चलिए रेल मार्ग को डिस्कशन करते हैं। और इस सेशन में हम जो वर्ल्ड के प्रिय जो वेरियस रेल मार्ग है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल ट्रांस साइबेरियन, ठीक है। और जो उत्तरी अमेरिका में है रेल मार्ग, में जो यूएसए का है, कनाडा का है, यूरोप का है, ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। तो ये सभी रेल मार्ग के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। और चलिए, अच्छा सेशन रहने वाला है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। तो चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। तो रेल मार्ग दूरी तक स्थूल वस्तुओं और यात्रियों के स्थल परिवहन की विधा है। यानी जो रेल मार्ग है वो मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। वो किसके लिए है? यात्रियों और वस्तुओं के लिए। और जो स्थल परिवहन की विधा है, यानी जो टाइप है लैंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, उसमें ये एक प्रकार है। उसके बाद में रेल लाइनों की चौड़ाई, जो गेज होता है, प्रत्येक देश में अलग अलग पाई जाती है, जिन्हें सामान्यतः बड़ी यानी 1.5 मीटर से अधिक होती है। और मानक होती है, बड़ी होती है वो तो 1.5 मीटर से अधिक होती है। और एक मानक यानी स्टैंडर्ड जो लाइन, जो दो पटरियों के बीच में गैप होता है, 1.44 मीटर होता है। मीटर लाइन यानी 1 मीटर। और छोटी लाइन को वर्गीकृत किया जाता है जिसे नैरो गेज बोलते हैं, ठीक है। और इंडिया में बेसिकली तीन है: ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, ठीक है। तो मानक लाइन का उपयोग ब्रिटेन में किया जाता है। और ये अलग अलग देशों में अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटेन में 4 टाइप की लाइनों का कहने का मतलब प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार इंडिया में 3 प्रकार की लाइनों का प्रयोग किया जाता है। दैनिक आवागमन की रेलें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत में अत्यधिक लोकप्रिय है। ये दैनिक गाड़ियां नगरों में प्रतिदिन लाखों यात्रियों को ले जाती है और ले आती है। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल मार्ग यातायात है। अब हमने सड़क मार्ग पढ़ा था, वो पढ़ा था 150 लाख किलोमीटर। और रेल मार्ग कितना है? 13 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। अब हमने यूएसए के बारे में पढ़ा था, उत्तरी अमेरिका का जो कंट्री है यूएसए, उसमें पढ़ा था जो सड़क घनत्व है वो सघनतम है उत्तरी अमेरिका का। वहीं रेल जो घनत्व है वो यूरोप में सबसे सघन पाया जाता है। यहाँ रेल मार्ग लगभग लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबे हैं, जिनमें से अधिकांश दोहरे एवं बहुमार्गी है, ठीक है। और बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक है, अर्थात प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेल घनत्व पूछ ले तो वो बेल्जियम में है, किसी कंट्री का पूछे तो। और यदि कॉन्टिनेंट का पूछे तो वो यूरोप में है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। औद्योगिक प्रदेश विश्व के कुछ सर्वाधिक घनत्व का प्रदर्शन करते हैं। यानी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वर्ल्ड का, वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। जैसे लंदन है, पेरिस है, ब्रुसेल्स है, मिलान, बर्लिन, वार्सा महत्वपूर्ण रेल केंद्र है, ठीक है। और जो यूनाइटेड किंगडम है, यूएस सॉरी यूके है, उसकी कैपिटल है। उसके बाद में फ्रांस की है, ठीक है। बेल्जियम की है ब्रुसेल्स, ठीक है। और मिलान, मिलान किसकी है? ठीक है, मिलान अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन बर्लिन है वो जर्मनी की है। और वार्सा है वो पोलैंड की है, ठीक है। तो मिलान का आप कमेंट में कीजिए ये किस देश की कैपिटल है। उसके बाद में इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा संचालित सुरंग लंदन को पेरिस से जोड़ती है। अब ये यूरो टनल ग्रुप द्वारा संचालित है, ये कंपनी है, वो क्या करती है? एक सुरंग मार्ग है जो लंदन से पेरिस को जोड़ती है। तो ये लाइन आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में जो इंग्लिश चैनल है वहां से ये निकलती है, ठीक है। कहने का मतलब नॉर्थ में तो इसके इंग्लैंड है, और साउथ में इसके जो फ्रांस वाला रीजन है, ठीक है, उसको ये कनेक्ट करती है इंग्लिश चैनल के माध्यम। ये इंग्लिश चैनल है यहाँ पे। तो ये सुरंग टनल है वो जोड़ती है। महाद्वीप महाद्वीप पारीय रेल मार्ग वायु मार्गों और सड़क मार्गों की अपेक्षा
लोचदार तंत्रों की तुलना में अपना महत्व खोते जा रहे हैं। ठीक है। यूरोप के पश्चिम में अत्यंत सघन जाल से युक्त रूस में रेल मार्गों के द्वारा देश के कुल परिवहन के लगभग 90% भाग प्रबंधित है। ठीक है। कहने का मतलब यूरोप के पश्चिम में अत्यंत सघन घनत्व पाया जाता है रेल मार्गों का। ठीक है। मॉस्को रेलवे का महत्वपूर्ण मुख्यालय है, जहाँ देश के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के विभिन्न भागों में मुख्य लाइनें विकृत होती है। यानी मॉस्को से अनेक अलग अलग भागों में रेलवे लाइन जाती है। तो सेंटर पॉइंट है रूस का, वो मॉस्को है। सेंटर पॉइंट का मतलब है रेलवे परिवहन के माध्यम से। ठीक है। बाकी जो मॉस्को है वो रूस के पश्चिमी भाग में स्थित है। मॉस्को में भूमिगत रेल मार्ग और दैनिक आवागमन की गाड़ियां भी महत्वपूर्ण है। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है, जो विश्व के कुल रेल मार्गों का लगभग 40% है। ठीक है। अब सघन घनत्व तो पाया जाता है यूरोप में, और सर्वाधिक विस्तृत रेल तंत्र है, कहने का मतलब जो लेंथ ऑफ लाइन्स है, रेलवे लाइन्स, वो उत्तरी अमेरिका में ज्यादा है। वो लगभग वर्ल्ड का 40% है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, यानी कि मतलब 13 लाख किलोमीटर का 40% है, वो सिर्फ यूएसए में शामिल है, यूएसए में स्थित है। इसके विपरीत यूरोप के अनेक देशों में रेल मार्गों का प्रयोग यात्रियों की अपेक्षा अधिकतर लंबी दूरी के स्थूल पदार्थों जैसे अयस्क है, अनाज, इमारती लकड़ी, मशीनरी आदि के परिवहन हेतु किया जाता है। ठीक है। इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। सर्वाधिक सघन रेल तंत्र पूर्वी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका, उससे संलग्न कनाडा के उच्च औद्योगिक एवं नगरीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है। तो जो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी पोर्शन है, जो महान झील तंत्र है, कहने का मतलब जो 5 झीलों वाला रीजन है, और इसके बीच में, इससे लेके जो पूर्वी कोस्ट लाइन है, इसके बीच में जो रीजन है, वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है। ठीक है। और उसके बाद में पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है। तो कनाडा और अमेरिका के दोनों जो बॉर्डर एरिया है इस वाले रीजन में। ठीक है। तो पूर्वी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और उससे संलग्न कनाडा। कनाडा में रेल मार्ग सार्वजनिक सेक्टर में है और पूरे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वितरित है। महाद्वीप पारीय रेल मार्गों के द्वारा गेहूं एवं कोयले का के भार का अधिकांश भाग परिवहन किया जाता है। अब कनाडा में जो रेल मार्ग है, उनका उपयोग गेहूं और कोयले के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है, जिनका 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। और ये न्यू साउथ वेल्स है, वो जो ऑस्ट्रेलिया है उसके जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, वहाँ पे पाया जाता है। वहाँ पे स्थित एक प्रांत है, प्रोविजन है। उसके बाद में नेक्स्ट है पश्चिमी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रेल मार्ग पर्थ से सिडनी तक एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है। ये अभी हम मैप में देखेंगे, ये सारी चीजें मैप में देखेंगे। रूस वाला, उत्तरी अमेरिका वाला, कनाडा वाला, ये आगे मैप है, वहाँ पे देखेंगे। न्यूजीलैंड में रेल मार्ग मुख्यतः उत्तरी द्वीप में पाए जाते हैं, जो कृषि क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। डेयरी सेक्टर है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। दक्षिणी अमेरिका में रेल मार्ग दो प्रदेशों में सघन है, जिसके नाम है अर्जेंटीना के पंपास और ब्राजील के कॉफी उत्पादक प्रदेश। ठीक है। तो जो पंपास घास के मैदान है, वो अर्जेंटीना में स्थित है। और ब्राजील के कॉफी उत्पादक क्षेत्र, जिसमें हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, जो कॉफी के बागान है, उनको फेजेंडा कहा जाता है ब्राजील में। ठीक है। तो वहां पर रेल मार्ग सघन है। ये दोनों देशों ये दोनों प्रदेशों में दक्षिणी अमेरिका के कुल रेल मार्ग का 40% भाग पाया जाता है। यानी ब्राजील और अर्जेंटीना में दक्षिणी अमेरिका का 40% रेल मार्ग पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका के शेष देशों में केवल चिली एकमात्र देश है, जहाँ पर महत्वपूर्ण लंबाई के रेल मार्ग जो तटीय केंद्रों को आंतरिक क्षेत्रों में स्थित खनन स्थलों से जोड़ते हैं। ठीक है। तो चिली का मैप आपको पता होगा, दक्षिणी अमेरिका के जो कोस्ट लाइन है उसके, जो पश्चिमी कोस्ट लाइन है उसके समानांतर चलता है। ठीक है। तो उसके बाद में पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला में छोटे एकल मार्ग वाली रेल लाइनें पाई जाती है, जो पत्तनों को आंतरिक क्षेत्रों के साथ अंतर जोड़क योजकों के बिना जोड़ते हैं। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये जो पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर और कोलंबिया और वेनेजुएला में, कहने का मतलब एक लाइन, रेलवे लाइन पाई जाती है, जो बीच में कहीं से इंटरलिंक्ड नहीं है दूसरी लाइनों से, जैसे यूएसए या दूसरे देशों में एक ही लाइन है जो ऐसे चलती रहती है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ केवल एक महाद्वीपीय पारी रेल मार्ग है, जो एंडीज पर्वत को पार करके 3900 मीटर ऊंचाई पर स्थित उस उस्पलाटा। ठीक है। ये उस्पलाटा एक लोकेशन है। उस्पलाटा दर्रे से गुजरते हुए ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना को वोल्पेराइजो से मिलाता है। ठीक है। तो ये उस्पलाटा पासेज है, दर्रा है, उसको इसको याद रखना है।
उस्पलाटा इंपॉर्टेंट है, रट लो, कुछ भी कर लो, एग्जाम में जरूर पूछते हैं क्वेश्चन कि ये दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं आपको, किसी कंट्री का नाम दे देंगे या कॉन्टिनेंट का नाम दे देंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट है, एशिया में जापान, चीन, भारत के सघन बसे हुए क्षेत्रों में रेल मार्ग का सघन घनत्व पाया जाता है। अन्य देशों में अपेक्षाकृत कम रेल मार्ग बने हुए हैं। ठीक है, तो जो चीन है, भारत है, ये दो देश है जो डेंस पॉपुलेशन है, इस वजह से यहाँ पर रेल घनत्व सघन है। और जो बाकी देश है अपेक्षाकृत वहाँ पे छोटे स्तर पर रेल मार्ग पाए जाते हैं, रेल जो तंत्र है वो पाए जाते हैं। विस्तृत मरुस्थलों और विरल जनसंख्या के प्रदेशों के कारण रेल सुविधाओं का न्यूनतम विकास हुआ है। यानी रेल घनत्व है जो सबसे ज्यादा डेंस है वो सघन बने जो बसे मैदानी क्षेत्र है वहां पर स्थित है। ठीक है, वहीं पर मरुस्थलों और जो विरल जनसंख्या प्रदेश है जैसे पहाड़ी क्षेत्र है और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है और मरुस्थलीय रीजन है, यहाँ पर रेल घनत्व अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रेन टू तिब्बत, ठीक है, ये एक इनबॉक्स इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, ये तिब्बत को जो लहासा जो कहने का मतलब जियांग टू लहासा यानी 960 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये 4000 मीटर एबव सी लेवल पर चलती है। ठीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट है मीन सी लेवल से वो है 5700 सॉरी 5072 मीटर, जो मीन हाइट है सी लेवल की वहां तक ये जाती है। ठीक है? उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है जो 200 मीटर हाईएस्ट higher than Peruvian railway in the Andes, the former world's highest track, about 550 kilometer of the track run on frozen earth। ठीक है, तो ये पेरू वाले रीजन में वहाँ पे चलता था। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो ट्रेन टू तिब्बत है, ठीक है, ये चाइना वाले जो लो लाइंग एरिया है मैदानी क्षेत्र से तिब्बत में आती है, तो ये प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट जो ट्रेन ट्रैक है ये है। उसके बाद में दूसरा विशालतम महाद्वीप होने के बावजूद अफ्रीका में केवल 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है, जिनमें से सोने, हीरे और सांद्रण हीरे के सांद्रण और तांबा खनन क्रियाकलापों के कारण अकेले दक्षिणी अफ्रीका में 18,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है। ठीक है, कहने का मतलब पूरे महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप में केवल 40,000 किलोमीटर है और 40,000 का भी 18,000 किलोमीटर है वो केवल दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, महाद्वीपों के प्रमुख रेल मार्ग, अब यहाँ पे हम ये जो पर्टिकुलर रेल मार्ग है विश्व के लंबे लंबे रेल मार्ग है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है बेंगुएला रेल मार्ग, जो अंगोला से कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी से होकर गुजरता है। इंपॉर्टेंट है, जाम्बिया जो बेल्ट है वो तांबे के लिए फेमस है, याद रखना एग्जाम में जो आयरन और इंडस्ट्री है या मेटलिक इंडस्ट्री है उसमें क्वेश्चन बन सकता है। जो तंजानिया रेल मार्ग है जाम्बिया तामरपेटी से तट पर स्थित दार ए सलाम तक जाता है। और बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से होते हुए रेल मार्ग जो स्थल रूट राज्यों को दक्षिणी अफ्रीका रेल मार्ग से जोड़ता है। दक्षिणी अफ्रीकी गणतंत्र में केप टाउन से प्रेटोरिया तक ब्लू ट्रेन जाती है। अब ये ब्लू ट्रेन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सब में। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लेंगे कि ब्लू ट्रेन कहाँ पर चलती है। ठीक है, तो ये केप टाउन से प्रेटोरिया सिटी तक चलती है, कौन से राज्य में, जो दक्षिणी अफ्रीकी गणतंत्र है वहां पर चलती है। उसके बाद में अन्य स्थानों जैसे अल्जीरिया, सेनेगल, नाइजीरिया, केनिया, इथियोपिया में रेल मार्ग पतन नगरों को आंतरिक केंद्रों से जोड़ते हुए, परंतु अन्य देशों में सबसे के साथ अच्छे रेल मार्ग की रचना नहीं हुई। ठीक है, कहने का मतलब अपेक्षा कर 4, 5 या 6 देश ऐसे हैं अफ्रीका में जहाँ पर रेल तंत्र अच्छा डेवलप हो रखा है। अब हम पर्टिकुलर जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। इसका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। देखो, जो जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल लाइन्स है उनका उपयोग क्या करते हैं, किस में करते हैं, यात्रियों की सुविधा प्रदान करने के लिए और आर्थिक और राजनीतिक कारणों से इनका विकास हुआ है। ठीक है, अब पहला है यहाँ पर पार साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, रूस का ये प्रमुख रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, नोवोसिबिर्स्क, चित्ता, खरबरोस से होते हुए जाता है। अब ये लोकेशन है चित्र 8.5 में, एक बार देख लेते हैं। ये मैप इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो, अपने माइंड में बिठा लो, कैसे भी कर लो, इम्पोर्टेंट है।
कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो पश्चिमी पॉइंट पूछ सकते हैं या पूर्वी पॉइंट पूछ सकते हैं, या आपको 4 लोकेशन दे देंगे और उनका पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम आपको ऑर्डर पूछ लेंगे। तो मैप इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। इधर बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर पर स्थित सेंट पीटर्सबर्ग यूएसए का, सॉरी रसिया का शहर है, वहां से ये स्टार्ट होता है। सेकंड मॉस्को, मॉस्को के बाद में कजान, और बाद में ये जो सिटीज है यहाँ से चलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एकटेरिनबर्ग, ट्यूमिन, ओमस्क, नोवोसिम्बिर्स्क, कृष्णोयार्स्क, अंगार्स्क, चिंता, सॉरी चित्ता, और उसके बाद में क्रोबोरोस्क और व्लादिवोस्टक। ठीक है, तो व्लादिवोस्टक वापस ये जापान सागर है, यहाँ पर आके एंड होता है ये रेल मार्ग। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैप याद रख लो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा यानी 9322 किलोमीटर दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं कि पार साइबेरियन रेल मार्ग, पहला स्टेटमेंट दे देंगे पार साइबेरियन रेल मार्ग जिसकी लंबाई 9322 किलोमीटर है, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको ये दे देंगे कि इस रेल मार्ग का पश्चिमी बिंदु सेंट पीटर्सबर्ग है और पूर्वी बिंदु आपको कोई बीच वाला शहर दे देंगे, फॉर एग्जांपल चिता दे देंगे। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये बेसिक चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। कभी भी किसी भी एग्जाम में, फॉर एग्जांपल लैब असिस्टेंट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बनने लगे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, डीप क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीजें बेसिक याद रखनी है। इसने अपने एशियाई प्रदेशों को पश्चिमी यूरोप बाजार से जोड़ा है। ये रेल मार्ग यूराल पर्वतों, ओब और येनेसी नदियों से गुजरता है। ठीक है, यूराल पर्वतमाला, ओब और येनेसी नदियों से गुजरता है। चित्ता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है। इरकुटस्क एक फर केंद्र है। ठीक है, और इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी हैं, जिसमें जैसे ओडेसा यूक्रेन, कहने का मतलब ये जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, इसमें कुछ दूसरे देशों से भी रेल मार्ग आकर मिलते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, इसमें पहला है ओडेसा यूक्रेन, कैस्पियन तट पर। बालू ताशकंद उज्बेकिस्तान से संबंधित है। उलन बटोर मंगोलिया से संबंधित है, यानी ये कैपिटल है मंगोलिया की। उसके बाद में रोनियांग यानी मकदैन चीन के बीजिंग की ओर, ये प्रमुख ये इसके योजक है, वो आके मिलते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है पार कैनेडियन रेल मार्ग। ठीक है, ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग, ये लगभग 7050 किलोमीटर लंबे रेल लाइन पूर्व में हैलिफैक्स से आरंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग, कैलगरी, सॉरी कैलगिरी से होते हुए पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाता है। यानी ये एक बार मैप में देख लेते हैं, 8.6। ठीक है, तो ये है। अब सेम हमने जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पढ़ा था, वैसे के वैसे इसको भी याद रखना है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, यहाँ पर हेलीफैक्स से स्टार्ट होता है, फिर आता है सिडनी। ठीक है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में भी है और यहाँ पर भी है, तो सिडनी को याद रखना है। उसके बाद में क्यूबेक, मॉन्ट्रियला, ओटावा, कैडबरी, विनीपेग, रेगिना, कैलगरी, कैमलूप्स, वैंकूवर, उसके बाद में वैंकूवर आता है, फिर एंड में विक्टोरिया आता है। ठीक है, यहाँ पर एंड में क्या दे रखा है, वैंकूवर दे रखा है एंड में। ठीक है, तो एंड में वैंकूवर है। ठीक है, लेकिन ये मैप में यहाँ पे जो एंड पॉइंट है वो विक्टोरिया है इसका। ठीक है, तो आपको एंड पॉइंट पूछ रहे तो इधर पश्चिम में तो है, सॉरी पूर्व में तो है हेलिफैक्स और पश्चिम में है विक्टोरिया। ठीक है, तो ये पार कैनेडियन रेल मार्ग है। इसका निर्माण 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया था। बाद के वर्षों में क्यूबेक, मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश को प्रेरी प्रदेश के गेहूं, मेखला और उत्तर में शंकुधारी वन प्रदेशों से जोड़ने के कारण इस रेल मार्ग का महत्व बढ़ गया है। कहने का मतलब, जो प्रेरीज रीजन है वहां पर गेहूं का प्रोडक्शन होता है, और उत्तर में शंकुधारी वन है, उनके जो प्रोडक्शन से संबंधित है, तो इसके कारण इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। इस प्रकार इस प्रदेशों में से प्रत्येक दूसरे का संपर्क बन गया है। विनिपेग से थंडर खाड़ी, थंडर खाड़ी ये सुपीरियर झील की एक सब रीजन है, ताकि एक संवर्ध मार्ग, इस रेल लाइन को विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल मार्गों में से गेहूं और मांस इस मार्ग द्वारा किए जाने वाला महत्वपूर्ण निर्यात है। ये लाइन कनाडा की आर्थिक धमनी है। ठीक है, तो
ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, कनाडा की आर्थिक ध्वनि। और ये थंडर खाड़ी याद रखना है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने उस्तपाकल्ला जो दर्रा पढ़ा था दक्षिणी अमेरिका में, वैसे के वैसे थंडर खाड़ी भी पूछ लेंगे कहाँ पर स्थित है या किस झील से संबंधित है। तो थंडर खाड़ी सुपीरियर झील से संबंधित है। कभी आपको एग्जाम में मैच ऑफ द फॉलोइंग में या असुमेलित करके क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो एक में थंडर खाड़ी दे देंगे आपका सुपीरियर झील में, या पूछ लेंगे थंडर खाड़ी किस झील से संबंधित है, तो चार ऑप्शन दे देंगे, सुपीरियर, मिशिगन, ओंटेरियो और ईरी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो थंडर खाड़ी है वो सुपीरियर झील से संबंधित है। नेक्स्ट है संघ और प्रशांत रेल मार्ग। अब ये क्या है, ये रेल लाइन अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ओगलन और सैक्रामेंटो से होते हुए प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलती है। इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले सर्वाधिक मूल्यवान निर्यात अयस्क, अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी है। ठीक है, तो इसका मैप दे नहीं रखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूएसए का मैप दे नहीं रखा, ठीक है इसमें। लेकिन ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्थित है, तो इस वाले रीजन को, इस वाले सैक्रामेंट जो सैन फ्रांसिस्को में सैक्रामेंट वैली है, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स के लिए, तो वहां तक ये जाती है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीप रेल मार्ग। इसमें ये रेल लाइन पश्चिमी तट पर पर्थ से होकर कलगुरली, ब्रोकन हिल, पोर्ट ऑगस्टा से होकर पूर्व तट पर स्थित सिडनी को मिलाते हुए महाद्वीप के दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग में। ये आपको एग्जाम में तीन कहने का मतलब लोकेशन दे देंगे, कलगुरली, ब्रोकन हिल और पोर्ट ऑगस्टा। और आपको पूछ लेंगे कि ये किस रेल मार्ग से संबंधित है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। जो ऑस्ट्रेलिया में दो लोकेशन है, कलगुरली और कालगुरली, ये जो गोल्ड माइंस है उनके लिए फेमस है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कभी भी गोल्ड माइन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कलगुरली और कालगुरली किस अयस्क के लिए फेमस है, तो गोल्डन जो गोल्ड अयस्क है उसके लिए फेमस है, या पूछ लेंगे कि ये किस देश में स्थित है, या फिर ऑस्ट्रेलिया के पर्टिकुलर लोकेशन पूछ लेंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में, तो ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर कलगुरली, ठीक है, तो ये गोल्ड माइन है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट है, अब यहाँ पे ये मैप दे रखा है, तो एक बार चित्र देख लेते हैं। तो यहाँ पर्थ से स्टार्ट होता है पश्चिम में, फिर कलगुरली, फॉरेस्ट, पोर्ट अगस्ता, पोर्ट पीरी, पीटरबोरो, ब्रोकन हिल, रोटो, पार्क्स, सिडनी, एलबरी और मेलबर्न। तो ये सिडनी पर आकर खत्म हो जाता है, लेकिन सिडनी से एल्बरो और मेलबर्न के लिए एक और लाइन है, ठीक है। तो इसको ये आगे भी लेके जाती है साउथ ईस्ट में, ठीक है। तो ये इसकी मेन जो पोर्ट्स है वो है, जो मेन कहने का मतलब रेलवे स्टेशन है वो ये है, ठीक है। एक अन्य उत्तर दक्षिण लाइन एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ती है, और आगे इसे डार्विन बिरदुम लाइन से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो एक लाइन और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है ओरिएंट एक्सप्रेस। अब एक तो हमने ब्लू लाइन जो ब्लू ट्रेन का पढ़ा था, ठीक है, ठीक है, ब्लू ट्रेन का पढ़ा था, सॉरी रॉन्ग लिख दिया, ठीक है। तो एक ब्लू ट्रेन का पढ़ा था, वो थी हमारी दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में थी। अब ओरिएंट एक्सप्रेस कहाँ पर है, ये लाइन पेरिस में स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुडापेस्ट और बेलगार्ड से होते हुए इस्तांबुल तक जाती है। लाइन इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाले यात्रियों यात्रा का समुद्री मार्ग से लगने वाले 10 दिनों की तुलना में मात्र 96 आवर्स यानी 96 घंटे तक रह गया है, ठीक है। इस रेल मार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात पनीर, सुअर का मांस, जई, शराब, फल, मशीनरी इत्यादि होती है, ठीक है। तो ये जो ओरिएंट एक्सप्रेस है वो यूरोप में चलती है, ठीक है, यूरोप में, ठीक है। ये स्टार्ट कहाँ से होती है, पेरिस से स्टार्ट होती है और इस्तांबुल, तुर्की तक जाती है, ठीक है। तो ये पूरे यूरोपीय जो देश है उनको इंक्लूड करती है। इस्तांबुल को बैंकॉक वाया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार जोड़ने वाली एशियाई रेल को के भी निर्माण प्रस्ताव है, ठीक है। कहने का मतलब इस्तांबुल को वापस बैंकॉक यानी बैंकॉक थाईलैंड तक जोड़ने का जो प्रोसेस है वो अभी प्रस्तावित है, इसका निर्माण हो जाएगा, तो फिर ये पेरिस से बैंकॉक तक एक रेल लाइन विकसित हो जाएगी। तो आप इमेजिन कीजिए, यदि किसी व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल ये टूरिज्म
पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बैंकॉक से स्टार्ट होगी, दक्षिणी पूर्वी एशिया से, और रूस तक जाएगी, और वापस पेरिस से आगे जो लंदन है, ठीक है, उसकी जो इंग्लिश चैनल के माध्यम से जो सुरंग से रेल लाइन जाती है, वो पेरिस और लंदन को जोड़ती है, वहां तक जाएगी। तो कहने का मतलब बैंकॉक से डायरेक्टली लंदन तक आपको रेल मार्ग प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है जल परिवहन। अब जल परिवहन का क्या है कि जल परिवहन के महत्वपूर्ण लाभों में से, अब हमने रेल मार्ग को डिस्कस कर लिया है, विश्व के रेल तंत्र के बारे में देखा था, हमने पढ़ा था सबसे जो ज्यादा डेंस रेल लाइन है वो यूरोप में स्थित है, और सर्वाधिक लेंथ की बात करें तो वो अमेरिका में है। कहने का मतलब विश्व की 40% जो रेल लाइन्स है वो अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो डेंस रेल लाइन है किसी भी देश में वो बेल्जियम में स्थित है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी थी, और उसके बाद में जो पर्टिकुलर रेल मार्ग है उनके बारे में पढ़ा था। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। एक तो रेल मार्ग के बारे में याद रखना है, रेल मार्ग का पश्चिम से पूर्व वाला पॉइंट याद रखना है, बीच में जो स्टेशन है उनको देखना है, और ऐसे की पॉइंट है जैसे फॉर एग्जांपल रूस वाला रेल मार्ग है, उसके दो तीन पॉइंट याद रखने हैं। एक तो सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होता है और व्लादिवोस्टोक तक जाता है। उसके बाद में पार कनेडियन रेल मार्ग में याद रखना हेलिफैक्स से लेके वैंकूवर तक जाता है, विक्टोरिया तक। और उसके बाद में हमने जो यूरोप वाला पढ़ा था, यूरोप में हमने पढ़ा था कि ये पेरिस से लेकर इस्तांबुल तक जाता है। ठीक है। और एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इस्तांबुल से एशिया के किस शहर तक एक प्रस्तावित रेल मार्ग है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे। और फिर ऑस्ट्रेलिया वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पर्थ से लेकर सिडनी तक जाता है, बीच में कलगुरली टाइप के जो इम्पोर्टेंट जो सोने की खदानें हैं वो आती है बीच में, तो वो भी स्टेशन है, कलगुरली कालगुरली। ठीक है। तो ये चार पांच टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो उनको माइंड में रखना है, और उनको अच्छे से अपना मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने ले हैं, या जो जैसे भी आपको याद करना है कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, लैब असिस्टेंट का हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो अदर। ठीक है। तो 2018 में जो एसआई का एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2018 में एसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें जो उस्ता कल्ला हमने दर्रा पढ़ा था, उसका पूछा था कि ये किस स्थान पर स्थित है, मतलब किस किन देशों को जोड़ता है। ठीक है। तो ये अर्जेंटीना और चिली को जोड़ता है, और एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। तो इस टाइप के आपको एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस पता है कि कितना है एग्जाम में, तो ये चीजें आपको रटनी है, याद करनी है, जैसे भी करके इनको क्लियर कर लो। ठीक है। बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा जो जो एग्जाम में मार्किंग का प्रोसेस होता है वो अप डाउन होता है, वो एनसीईआरटी की वजह से ही होता है। ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखो। उसके बाद में नेक्स्ट है जल परिवहन। अब जल परिवहन में है कि जल परिवहन के महत्वपूर्ण लाभों में से ये एक है कि इनमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है, महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसमें इनमें विभिन्न आकार के जहाज चल सकते हैं, आवश्यकता केवल दो छोरों पर पतन सुविधा प्रदान करने की है। ये परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत कम है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत की अपेक्षाकृत कम होती है। जल परिवहन को समुद्री मार्गों और आंतरिक जल मार्गों में विभक्त किया जाता है। ठीक है। तीन चार बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो जल परिवहन के लिए कोई पर्टिकुलर निर्माण नहीं करना पड़ता है, जरूरत सिर्फ दोनों छोरों पर पतन स्थापित करने की है। ठीक है। और जल परिवहन ऊर्जा लागत की अपेक्षा कम है, कहने का मतलब जहाजों को ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, ज्यादा डीजल और पेट्रोल खर्च नहीं होगा, कोयला नहीं खर्च होगा, या एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी खर्च नहीं होगी। ठीक है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है, ठीक है, एफरटो से साइन नदी का भूदृश्य। ठीक है। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार ये नदी एक महत्वपूर्ण आंतरिक जल मार्ग है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जल मार्ग के रूप में इसका यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में समुद्री मार्ग कौन कौन से, एक बार उनको देख लेते हैं स्पीड से। ठीक है। इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पर, हम मार्क लगा लेंगे। महासागर सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाले एक ऐसे महामार्ग प्रस्तुत करते हैं जिनकी कोई रखरखाव की लागत नहीं होती है। समुद्री जहाजों द्वारा महासागरों का मार्गों में रूपांतरण मनुष्य की पर्यावरण के साथ अनुकूलन की महत्वपूर्ण घटना है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक स्थूल पदार्थों, यानी जो भारी जिसकी वेटेज ज्यादा होती है, वेट ज्यादा होता है पदार्थों को, लंबी दूरियों तक समुद्री परिवहन स्थल और वायु परिवहन की अपेक्षा कर सस्ता पड़ता है। ठीक है। समुद्री परिवहन स्थल और वायु परिवहन की अपेक्षा सस्ता पड़ता है, क्योंकि जो जो माल का भार है वो ज्यादा है। ठीक है। आधुनिक यात्री जहाज और मालवाहक पोत, रडार, बेतार के तार एवं अन्य नौ परिवहन सुविधाओं जैसे से लैस होते हुए, ठीक है, होते हैं। शीघ्र नाशवान वस्तुओं के लिए प्रशीतन कोष्ठक
टैंकरों और विशेषकर जहाजों ने नौबार के परिवहन को उन्नत बना दिया है। कंटेनरों का प्रयोग विश्व की प्रमुख पत्तनों पर नौबार के निपटान को सरल बना दिया है। ठीक है, कहने का मतलब जो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाती है उनके लिए कोल्ड स्टोरेज टाइप के फैसिलिटी बना दी है। ऐसे ऐसे जो जहाज़ों का निर्माण कर दिया है जिसमें केवल जो खराब होने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल मांस है, ठीक है, या डेयरी प्रोडक्ट है, तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट है उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, जो कहने का मतलब 5-10 दिन का टाइम ले सकते हैं और उनमें कोल्ड स्टोरेज टाइप की फैसिलिटी होती है, तो इनसे लार्ज स्केल पर इनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन से हैं एक बार उनको जल्दी से देख लेते हैं। जिसमें महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में चित्र 8.9 में दर्शाया गया निम्नलिखित है। ठीक है, एक बार जो एग्जाम्पल है उनको देख लेते हैं। पहला है उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग। अब उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग यहाँ पर स्थित है आपका। ठीक है, ये लंदन, ठीक है, लंदन से न्यूयॉर्क, ठीक है, बैटल हार्बर, ठीक है, तो ये बेसिकली उत्तर अंटार्कटिक समुद्री मार्ग है। ये मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के दो प्रदेशों उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिमी यूरोप से मिलता है। ठीक है, कहने का मतलब उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से मिलाता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग द्वारा परिवहित होता है। ठीक है, कहने का मतलब 1/4 यानी 25% जो ट्रेड होता है समुद्री वो इस बेल्ट में होता है विश्व के। इसीलिए ये विश्व का व्यस्तम व्यापारिक मार्ग है। दूसरे अर्थों में इसे वृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेंगे कि वृहद ट्रंक मार्ग किसे कहा जाता है। उत्तरी अटलांटिक मार्ग, समुद्री मार्ग, ठीक है, उत्तमासा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, या एक एग्जाम्पल कोई दूसरा दे देंगे, तो ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है इन दोनों तटों पर पतन या पोताश्रय की उन्नत सुविधाएं उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पे जो पोर्ट फैसिलिटी है दोनों रीजन में वो हाई टेक है, ठीक है, हाई लेवल की डेवलप्ड है। दूसरा है भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है। किसी भी अन्य मार्गों की अपेक्षा अधिक देशों और लोगों को सुविधा प्रदान करता है। पोर्ट्स सहित अदन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर इस मार्ग पर स्थित महत्वपूर्ण पत्तनों में से कुछ है। उत्तमासा अंतरीप से होकर जाने वाले आरंभिक मार्ग की तुलना में स्वेज नहर के निर्माण से दूरी और समय अत्यधिक कमी हो गई है। ठीक है, कहने का मतलब पहले तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो, जैसे यहाँ पर स्वेज नहर है, ठीक है, तो इसका डेवलपमेंट जब नहीं हुआ था तो हमें ये केप टाउन, ठीक है, यहाँ से होकर घूम के जाना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमने एक पॉइंट पढ़ा है, ठीक है, उत्तर महासांतरिक, तो ये यहाँ पर स्थित है उत्तर महासांतरिक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं उत्तर महासांतरिक। तो यहाँ किसे घूम के होकर जाना पड़ता था। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में स्वेज नहर बन गई है, तो ये जो जो अधिकतम दूरी और समय है इस दोनों का बचत हो रहा है और स्वेज नहर से होके चले जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली। तो यहाँ पे हमने जो पोर्ट पढ़े थे, पोर्ट सहित, ठीक है, यहाँ पे स्वेज नहर का एक पोर्ट है उसको पोर्ट सहित बोलते हैं, अदन। ठीक है, ये अदन रहा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है मुंबई कोलंबो सिंगापुर का जो पोर्ट है। ठीक है, सिंगापुर, तो ये महत्वपूर्ण बंदरगाह है। नेक्स्ट है उत्तर महासांतरिक समुद्री मार्ग। यह व्यापारिक मार्ग अत्यधिक औद्योगिक पश्चिमी यूरोपीय प्रदेशों को पश्चिमी अफ्रीकी, दक्षिणी पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के वाणिज्यिक, कृषि तथा पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था को जोड़ता है। कहने का मतलब जो उत्तर महासांतरिक है, एक मिनट, जो ये वाला रीजन है उत्तर महासांतरिक, यहाँ से जो भी जहाज जाएंगे वो या तो यूरोप और अमेरिका को जोड़ेंगे इस तरफ में, और इस तरफ में ये वाले रीजन को जोड़ेंगे। ठीक है, ये अपने इंडिया वाला रीजन है जो हिंद महासागर से जो लगे हुए कहने का मतलब पतन है उनको जोड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सुएज नहर के निर्माण से पहले ये मार्ग लिवरपूल और कोलंबो को जो तो जोड़ता था, जो स्वेज नहर मार्ग से 6,400 किलोमीटर लंबा था। ठीक है, कहने का मतलब प्रेजेंट टाइम में स्वेज नहर से होके जाते हैं तो इतनी दूरी कम हो गई, 6,400 किलोमीटर कम हो गए। यदि स्वेज नहर नहीं बनती तो 6,400 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। ठीक है, हमने लिवरपूल एक इंग्लैंड में पोर्ट है वहां से कोलंबो जाने के लिए यहाँ पे। ठीक है, आगे बोल रहा है कि सोना, हीरे, तांबा, टिन, मूंगफली, गिरी का तेल, कहावा, फलों जैसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के कारण दोनों पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के बीच व्यापार की मात्रा और यातायात में वृद्धि हो रही है। ठीक है, इन जो ये प्रोडक्ट है इनकी वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट है दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ठीक है, दक्षिणी महासागर के पार ये एक अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी
देशों को दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे से मिलाता है। कहने का मतलब ये वाले रीजन है, ठीक है। यहाँ से जो यूरोप है, अफ्रीका है और न्यूयॉर्क वाले जो उत्तरी अमेरिका के कोस्टल एरिया में जो पोर्ट है वहां से ये इस वाले रीजन को जोड़ता है। ब्राजील है और मोन्टे वीडियो अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, ठीक है। तो इस वाले रीजन को, इस मार्ग पर यातायात उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के सीमित विकास और कम जनसंख्या के कारण बहुत कम है। कहने को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। केवल दक्षिणी पूर्वी ब्राजील, प्लाटा ज्वारनदमुख जो प्लाटा एस्चुरी है, ठीक है। और दक्षिणी अफ्रीका के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण हुआ है। रियो डी जेनेरियो और केप टाउन के बीच मार्ग पर भी यातायात बहुत कम है, क्योंकि दोनों दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में एक जैसे उत्पाद और संसाधन है, ठीक है। तो कहने का मतलब इस वाले रीजन में जो दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में दोनों रीजन में प्रोडक्ट एक जैसे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी इतनी डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलते हैं वो लोग यहाँ कंज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पे मिलते हैं वो यहाँ कंज्यूम कर लेते हैं। अब ट्रेड कहाँ पर ज़्यादा विकसित होगा? ट्रेड उन रीजन में ज़्यादा विकसित होगा जहाँ पर जो प्रोडक्ट है उनमें डाइवर्सिटी है। कहने का मतलब यहाँ पे कोई प्रोडक्ट हुआ है, उत्पादित हुआ है और इसका उसकी डिमांड है वो मोंटेवीडियो में है, अर्जेंटीना में है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट हुआ है और यहाँ प्रोडक्ट का उत्पादन हुआ है वो दोनों सेम है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे दोनों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी है वो डेवलप नहीं होगी। ये बात इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, ठीक है। विस्तृत उत्तरी प्रशांत महासागर के आर पार व्यापार अनेक मार्गों द्वारा संचालित होता है। होनोलुलु में मिलते हैं, ठीक है। होनोलुलु एक जो हवाई द्वीप है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे कहीं लोकेशन होगी, यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे जो हवाई द्वीप समूह है जो उत्तरी अमेरिका है, सॉरी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका एक राज्य है, ठीक है। हवाई द्वीप समूह है, ठीक है। वहां पर जो हवाई द्वीप समूह की जो कैपिटल है वो है होनोलुलु, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, होनोलुलु की लोकेशन पूछ सकते हैं आपको कभी भी कि ये कौन से जो समुद्री मार्ग पर स्थित है, तो आपको याद रखना है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग पर स्थित है। बृहद वर्त पर स्थित सीधा मार्ग वैंकूवर यानी कनाडा में स्थित है। पश्चिमी तट पर योकोहामा जापान को जोड़ता है और यात्रा की दूरी कम से कम करके 2480 किलोमीटर यानी आधा कर देता है। यह समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों को एशिया के पत्तनों से जोड़ते हैं, वे जैसे है वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को उत्तरी अमेरिका की ओर, योकोहामा, कॉम्बे, शंघाई, हांगकांग, मनीला, सिंगापुर एशिया की तरफ, ठीक है। तो ये जितने भी पोर्ट है यहाँ पे दिख रहे हैं, शंघाई है, हांगकांग है, योकोहामा, सिंगापुर है, वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को, न्यू ऑर्लियंस, ठीक है। नहीं, न्यू ऑर्लियंस तो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। अब इसमें क्या है कि यह समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा नहर होते हुए प्रशांत महासागर में प्रकीर्णित द्वीपों से मिलाता है। इस मार्ग का प्रयोग हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया पहुंचने के लिए किया जाता है। पनामा और सिडनी के बीच तय दूरी तय की गई दूरी 12,000 किलोमीटर है। होनोलुलु इस मार्ग पर स्थित महत्वपूर्ण पतन है, ठीक है। कहने का मतलब होनोलुलु है जो उत्तरी जो प्रशांत महामार्ग है, समुद्री मार्ग है, वहां पर भी पड़ता है और जो दक्षिणी प्रशांत का जो समुद्री मार्ग है वहां पर भी पड़ता है। सॉरी, होनोलुलु जगह ये रही, मैंने यहाँ पे बता दी थी आपको, ठीक है। एक बार अच्छे से वापस देख लेते हैं, वो गलत लोकेशन बता दी, ठीक है। होनोलुलु यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इस वजह से ये उत्तरी अमेरिका जो उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग है वहां से भी पड़ता है। कहने का मतलब ये जैसे सैन फ्रांसिस्को जाता है, उसके बाद में ये शंघाई जाता है, फिर होनोलुलु से सिंगापुर जाते हैं, फिर सिडनी जाते हैं, ऑकलैंड जाते हैं, ठीक है, इधर पन्नामा जाते हैं, ठीक है। तो ये बीच में सेंटर पॉइंट है। होनोलुलु इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट है तटीय नौ परिवहन। अब तटीय नौ परिवहन में यह स्पष्ट है कि जल परिवहन एक सस्ता साधन है, जबकि समुद्री मार्ग विभिन्न देशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तटवर्ती नौ परिवहन लंबी तटरेखा वाले देशों के लिए एक सुगम विधि है। उदाहरणतः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत यूरोप में शेंगेन देशों की स्थिति तटीय नौ परिवहन की दृष्टि से उपयुक्त है। जो सदस्य देश के तट को दूसरे सदस्य देशों
को तट से जोड़ता है। यदि तटवर्ती नौ परिवहन का भली प्रकार से विकास किया जाए तो इसका इसके द्वारा स्थल मार्गों पर होने वाले यातायात भीड़ कम किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन कोस्ट की बात करें, यहाँ पर इस इंडियन रीजन की बात करें, ठीक है। अब इंडियन कोस्ट लाइन को यदि डेवलप कर दें हम ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड के लिए, जो कि प्रेजेंट टाइम में हो रहा है लेकिन लार्ज स्केल पर नहीं हो रहा है, जितना अमेरिका और ये दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, जैसे अमेरिका का पूर्वी पश्चिमी कोस्ट है, पूर्वी कोस्ट है, यहाँ पर जो कोस्टल बेल्ट में सर्वाधिक जो ट्रांसपोर्ट होता है वो समुद्री मार्गों से होता है। तटवर्ती जो रीजन है वहां से किया जाता है। तो इस वजह से यदि इंडिया में ऐसी मैकेनिज्म एडवांस डेवलप कर दिया जाए तो जो जो हिंटरलैंड है, कहने का मतलब आसपास वाला रीजन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और गोवा है, उसके बाद में महाराष्ट्र, गुजरात है, इनकी तटरेखा को डेवलप कर देना, तो इसके जो समुद्री मार्ग, जो समुद्री व्यापारिक मार्ग को डेवलप कर देना, तो जो इस तल पर जो सड़कों से परिवहन किया जाता है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि तटवर्ती नौ परिवहन को भली प्रकार से विकसित किया जाए तो इसका स्थल मार्गों पर होने वाले यातायात की भीड़ को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम नौ परिवहन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अपना वैल्यूएबल जो फीडबैक है वो भी दीजिए कि क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, कौन से टॉपिक चाहिए, और प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से कैसा है, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है। थैंक